गाइस, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से एमपी एग्जाम के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट मध्य प्रदेश में जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसका 24 जून से एग्ज़ाम डेट मतलब एडमिट कार्ड अगर मैं कहूं तो एडमिट कार्ड उसका जारी कर दिया गया है। तो अब आपको लास्ट समय पे क्या करना है, इस अंतिम के समय में आपको क्या करना है भाई लोग, सभी साथियों ध्यान दो कि इस अंतिम के समय में आपको जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। केवल और केवल आपको अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो रिवीजन मतलब बोले तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, और जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका जो है तो क्या हो जाए, स्कोर आपका क्या हो, बूस्टअप हो, है ना। तो वह उसी सीरीज पे मैंने एक क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप देख पा रहे हैं जो हॉस्पिटल असिस्टेंट में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें मेनली आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो गद्य आना है उसमें क्या आना है, काव्य आना है, काव्य में क्या आना है, और व्याकरण आना है ना। तो हम मेनली हम व्याकरण में बात करने वाले हैं कि हम संधि विच्छेद, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य शुद्ध, अनेकार्थी शब्द और वर्तनी के बारे में हम आपके यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और एक एक चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए, जमे रहिए, और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में वर्णमाला के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया कि आपके एग्जाम में वर्णमाला का चैप्टर आना है या नहीं आना, है ना। ये चीज़ें सभी को पता है। देखो, वर्णमाला का कोई डिस्कशन, कोई भी वर्णन नहीं है कि वर्णमाला आनी है नहीं आनी है। तो हम मेनली करेंगे क्या, जब वर्णन नहीं है तो हम वर्णमाला को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, हम वर्णमाला को स्किप करेंगे और वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो वर्णमाला की बहुत सुंदर सी पीडीएफ मेरे पास रेडी थी। हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम संधि का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। ये संधि क्या है, कौन कौन सी संधियां हैं, कैसे क्या पूछ सकता है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता है संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। और जैसे जैसे क्या, दो वर्णों का मेल, जैसे क्या बोलूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, मतलब बड़ा आ और इधर का आ मिल के क्या बन गया, बड़ा आ। मिल लिए संधि विच्छेद, ठीक है। शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, आ और आ मिलके बड़ा आ बना, ये बन गया क्या, इसका संधि विच्छेद हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब संधि के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं भाई, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि। अगर दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। याद रखना, विच्छेद करने पे दो दो स्वर, मतलब अंतिम का स्वर, अंतिम का शब्द पहले वाले का और दूसरे वाले का प्रारंभ का स्वर मिलके जब दो एक स्वर बनाते हैं, है ना, दो स्वर मिलके बनते हैं एक स्वर, तो उसे क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, सबसे पहले उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि के प्रकार और भेद के बारे में आता है। तो याद रखो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है भाई। स्वर संधि मेनली 5 प्रकार की होती है, और 5 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो होता है वो दीर्घ संधि। कौन सी, सबसे पहला जो पहला प्रकार होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि है। दीर्घ स्वर संधि क्या है, बड़े शब्दों का प्रयोग, मतलब जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाता है, वो दीर्घ संधि कहलाएगी। गुण संधि में ए, ओ और क्या, री, है ना, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। मात्रा जो है तो हाँ ठीक है, ये समझना है केवल। गुण संधि मेनली इसमें ये समझो कि गुण, मतलब जिस नाम में या कोई भी ऐसा वर्ड लिखा होगा जिसमें गुण के बारे में दर्शाया जाएगा, गुण के बारे में बोला जाएगा, है ना, वो गुण संधि होगी। वृद्धि संधि की मैं बात करूं कि वृद्धि संधि का जो दूसरा वर्ड रहेगा हमेशा वो बड़ा होता है। आपके लिए यहाँ पे लिखा है ए और ओ, है ना, मात्रा बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि संधि। यण संधि में आपको पता है कि जो शब्दों में है, तो शब्दों में आपको क्या देखने को मिलेगा, शब्दों में आपको, मैं नीचे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, शब्दों में आपको वो जो कोई वर्ण बनेगा या फिर कोई सा शब्द लिखा रहेगा उसमें या, वा और रा आपको देखने को मिलेगा, वो क्या चीज होता है, वो होता है यण संधि, ठीक है, याद रखना। और अयादि संधि में आपको क्या मिलेगा, एक कहीं ना कहीं जो वर्ड होगा, वर्ड की स्टार्टिंग किससे होगी, अवयव से होगी। याद रखो, वो होता है क्या, अब अयादि संधि। इतना याद रखना है और आप इसके सारे के सारे सवालों को कर लेंगे। हम पहले सवाल की बात करते हैं। पहली संधि आती है हमारी, दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यदि आ छोटा या बड़ा या ई ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कहते हैं, मतलब दीर्घ कर सकते हैं, बोले तो दीर्घ संधि, ठीक है। अब प्रथम नियम जो लिखा है, छोटा या बड़ा मिलके बड़ा बनाते हैं, बड़ा और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, उसी प्रकार बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाते हैं। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए,
पता होनी चाहिए। हम जैसे उदाहरण लिखा करते हैं तो विद्यार्थी लिखा है, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है। आप देखो शिक्षार्थी, शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। शिवालय क्या होता है, शिवधन आलय शिवालय, महात्मा महाधन आत्मा, परमात्मा परम धन आत्मा, परमार्थ परम धन अर्थ, और रामायण राम धन आयन, है ना। तो इस प्रकार से देखो छोटा और बड़ा मिलके क्या बड़े शब्द बनते हैं, है ना। हमें ये चीज याद रखना है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घ संधि। अब इसी प्रकार कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे सत्याग्रह, देखो सत्य धन आग्रह, छोटा और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, ये अपवाद है, ठीक है। ये लिखा है एक निशांतर लिखा आपके पास, दिशा धन अंतर दिशांतर होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। द्वितीय नियम में देखो छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाती हैं, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सर्कल मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनते हैं भाई, ये आपको याद रखना। उदाहरण इसके कौन से हैं, हरीश हरिधन ईस मिला के हरीश बनता है, रविंद्र रविधन इंद्र मिलकर रविंद्र बनता है, गिरीश गिरिधन ईस मिलकर गिरीश बनता है, कपिधन ईस मिलकर कपीस बनता है, और रविधन ईस मिलकर रवीस बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर आपके लिखा हुआ गुरुपदेश, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश क्या होता है, गुरुपदेश होता है, जिसे हम गुरुधन उपदेश कहते हैं। अगला है क्या, बधु उत्सव, क्या होता है बधु उत्सव, क्या होता है बधु उत्सव, बधुधन उत्सव। लघुर में क्या होता है लघुधन उर्म, और लघुत्तर क्या होता है लघुधन उत्तर। मैं आपको ये सब कुछ समझा चुका हूं, कैसे क्या वर्ड बनना है, केवल आपको देखते जाना। गुण संधि क्या होती है, और के बाद। अब गुण संधि में क्या लिखा हुआ है, गुण संधि में आ, अच्छा इधर से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, गुण संधि में क्या लिखा है, यदि आ और आ के बाद छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा ऊ है ना, मतलब स्वर, मतलब ऐसे शब्द यदि मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सबसे पहले याद रखना कि गुण संधि कहलाते हैं। ये चीज केवल याद रखो। और इसमें सबसे जो छोटी चीज आपको एक याद रखो, जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसमें किसी ना किसी व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाएगी, कि व्यक्ति हो, वस्तु, कोई प्लेस हो, उसके गुण के बारे में वर्णन किया जाएगा। या तो महान या तो उदार, कुछ भी ऐसे बहुत से वर्ण हैं, उनका वर्णन किया जाएगा गुण स्वर संधि में। याद रखना, उससे हम क्लियर कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब मैं आता हूं, ये एक नॉर्मल सा ट्रिक है यार, याद रखना है तो बहुत सी चीजें पढ़ने लायक ऐसी, पर लास्ट के मोमेंट पे हम कैसा कर सकते हैं वो मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इतनी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप जान जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आप इसे एक बार बेहतरीन ढंग से आप इसे देख लीजिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नीचे लिखा सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेश, नरेश, कमलेश, राकेश और रमेश। यहाँ पे देखो सुरधन इंद्र, महाधन इंद्र, सुरधन ईस, रम नरधन ईस, कमलधन ईस, सकाधन ईस, हाँ राकधन ईस, रकाधन ईस राकेश, और रमाधन ईस क्या होता है, रमेश होता है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इधर पे कुछ और वर्ण है, ओ के नियम के कुछ वर्ण है। अब ओ के नियम के क्या वर्ण है, महोदय, महाधन उदय, आ बड़ा आ और छोटा उ मिलके ओ बना है। देखो परोपकार, परधन उपकार, आधन उ मिलके ओ बना है। सूर्योदय, सूर्यधन उदय मिलके ओ बना, देखो सूर्य आधन उ मिलके ओ बना। इधर पे देखना, ध्यान से देखते जाओ, ये सारे के सारे वर्ड बहुत ईजी हैं। जलोद्भी क्या लिखा, जलधन उद्भी जलोद्भी होता है। महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव होता है। आधन उ मिलके ओ बन गया, इसे मेनली ओ वर्ड बनता है, याद रखना। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय से चंद्रोदय, और आ प्लस उ वर्ण मिलके ओ बनता है। ये आ, इसका अंतिम वर्ण चंद्र का, और इसका पहला वर्ण मिलके चंद्रोदय, ठीक है। अब हम अर के नियम का वर्ड करते हैं। अर जिसमें ऐसी एक ऐसी रकार लगी होती है, आप देख पा रहे हो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। सप्तऋषि होता है, सप्तधन ऋषि, आ प्लस री मिलके ये ऐसी मात्रा बनती है। महर्षि, महाधन ऋषि, देवर्षि और ब्रह्मर्षि, है ना। ये चीज आपको जानना है भाई। वृद्धि संधि की मैं बात करूं तो वृद्धि संधि, यदि आ और बड़ा आ के बाद ए ओ औ स्वर आने में, इन दोनों को मिलाकर क्रमशः ये सब चीजें बनती है। याद रखो, वृद्धि को मैं बोलूं तो छोटा और क्या, छोटा या फिर छोटा बड़ा मिलके बड़ा जिसमें बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वृद्धि संधि। मात्र इतना याद रखो। इसके बारे में और बता दूं कि जो दूसरा वर्ड रहेगा, जो दूसरा वर्ड लिखा रहेगा, वो दूसरा वर्ड सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं लिख दूं कि सदैव, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सदैव लिख दिया। मैं एक लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, उसका जो दूसरा वर्ड है उसमें हमेशा एक बड़ी मात्रा लगी होगी। बड़ी मतलब बड़ी, बड़ा आ ए मतलब ऐसी मात्राएं लगी होंगी, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखे देखो, तथैव, सदैव और एकाएक, ठीक है। तो ये कैसे बना है, ये चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक बार आप देख लेना। मतंग क्या होता है, मतंग, मत धन एक मिलके बनता है। रामेश्वर, रामधन ईश्वर, और महेश्वर महाधन ईश्वर मिलके, ठीक है।
औ वाली मात्रा का नियम भी लिखा, देखो वनोपद क्या लिखा है, आ और औ मिलके औ बनते हैं, आ ओ मिलके औ बनते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इन्हें आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, वनोपद, महोषधि और परमौषध और महाजस्वी, ये चीजें आपको देख लेना है भाई, एक बार सबको देख लेना है। और निश्चित रूप से क्वेश्चन इन्हीं से उठ के आने वाले हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाला, क्वेश्चन सब इन्हीं में से उठ के आने वाला है, ठीक है। और हिंदी के क्वेश्चन ना तो ज़्यादा इजी रहेंगे और ना ज़्यादा कठिन रहेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं यण संधि की, मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है यण संधि के बारे में बात करूं, यण संधि के बारे में यदि मैं बात करूं तो या ला मतलब या वा से पहले अगर आधे अक्षर आए तो यण संधि। अच्छा, यण संधि में एक चीज याद रखना कि इसमें आधे वर्ण आते, कैसे, इसमें आधे वर्ण बीच में कहीं ना कहीं कोई आधा वर्ण आएगा, और जो भी शब्द लिखा रहेगा उसमें या, वा और रा रहेगा, ठीक है। उससे आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, यण संधि है, ठीक है। चलो हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आप देखो कि अत्यधिक, मैंने बोला कि वर्ण कैसा रहेगा, कोई ना कोई वर्ण एक आधा रहेगा, देखो अत्यधिक में ता, अत्याचार, प्रत्युपकार, न्यून और प्रत्यय, कोई ना कोई एक वर्ण जिसमें आधा हो, वो कौन सा संधि होगा भाई, वो आप देख पा रहे हो कौन सा संधि होगा, वो होगा यण संधि, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब मैं और इधर आ जाता हूं, यदि या वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनकी छोटी ई की मात्रा में बदलकर नियम लिख लेते हैं तथा अगले वर्ण में दिया हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे उदाहरण अत्यधिक लिखा हो तो अति धन अधिक हो जाएगा, ठीक है। इत्यादि लिखा हो तो इति धन आदि, यद्यपि यद धन अपि और उपयुक्त में ऊपर धन युक्त, ऐसे करके बन जाएगा। वा वर्ण के उदाहरण अन्वय, देखो सब में आधा वर्ण होगा भाई, सब में आधा वर्ण, आधा वर्ण है, आंख बंद करो और सीधा सा लगा दो कौन सा, यण संधि। देखो पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, ठीक है। तो बस जो तरीके बता रहा हूं बस उनको दिमाग पे रखो। अयादि संधि के बारे में यदि मैं बात करूं, अयादि संधि में मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इसमें अव्यव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अव्यव, शुरू का शब्द एक अव्यव जैसा आपको लगेगा, ऐसा यदि लिख रहा है खटाक से टिक मार दो, अयादि संधि। देखो अगर तीन अक्षरों के बीच में या वा तब अयादि संधि होती है, ठीक है। अब तीन अक्षरों के बीच में या और वा होगा तो कैसा होगा, वो होगा अयादि संधि। देखो जहां पर या हो वहां पर ए हो जाता है, जहां पर वा हो वहां पर ओ और औ हो जाता है, याद रखो। या का नियम लिखा नयन, देखो नयन, मैंने क्या बोला कि अव्यव, यहाँ पे ना क्या है, एक अव्यव, यहाँ पे बड़ा ना अव्यव है, गा अव्यव है, गा अव्यव, यहाँ पे देखो ये अव्यव ही अव्यव लिखे, पहले वर्ड अव्यव, भा अव्यव है ना, इनसे मिलके कई वर्ण बनते हैं। आप ये देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे, बहुत शानदार लिखा हुआ है भाई। इनको एक बार ढंग से और परीक्षा के एग्जाम के अपने पहले इस पीडीएफ को जितनी बार देख सकते हो मुन्ना बाबू, सब लोग देख लेना, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। व्यंजन संधि की बात करूं, जिस पर जिस पर बिंदी हो व्यंजन संधि। अरे बाबू एक चीज याद रखो, व्यंजन संधि में जिस किसी भी वर्ण पे आपको ऐसा एक हलंत दिखे, कैसा, आपको ऐसा एक हलंत सा दिखे, वो क्या होगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे कोई वर्ड लिखा हो, जैसे मैं क्या बोल देता हूँ, जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मैं कुछ ही बोल देता हूँ, मतलब ऐसा, ये एक हलंत, ऐसा सा एक हलंत लगा रहता है, आप उसको पहचान जाओगे सिंपल सा कि ये कैसा है, व्यंजन संधि है। आपके पास स्क्रीन पे लिखा है, बाकी पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इनको आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लेना। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये लिखा, देखो सज्जन को कैसे सत धन जन बनेगा, उज्जैन को उत धन जैन, उज्ज्वल, उज्ज्वल बनेगा, उत धन क्या लिखा, उज्जन झाट, क्या लिखा, झटिका, है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उद्धार, उत धन हार, उत तिद उद्धित, उद्धित लिखा है, उत धन उद्धित, है ना, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। मेनली ये हलंत याद रखना है कि इसमें अगर हलंत है तो ये कैसा है, ये व्यंजन संधि है, सभी में लगा है, सभी में लगा है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम के पहले हमें किन चीज़ों के द्वारा हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस मैं केवल वो बता रहा हूँ, है ना। और डिटेल से पढ़ेंगे अपन, आपने पढ़ ही लिया होगा, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपने सब पढ़ लिया होगा, ठीक है। छा संबंधित नियम क्या होता है, छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले ये चा जोड़ दिया जाता है। ये आप सब पढ़ लो यार, देख लो स्क्रीन पे आपके सब कुछ लिखा है, बस आपको पढ़ लो। बस मैंने क्या बोला, केवल हलंत याद रखो, हलंत दिखे खटाक से आप क्या कर दो, उसे टिक मार दो, ठीक है। अभी हम और आते हैं, ये सब कुछ आप देख लेना, ये सब आपके लिए है, सब आप देख सकते हो, इसको वीडियो को रोक के। आगे मैं चलता हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है विसर्ग। मेनली याद रखो, कोई भी वर्ण लिखा होगा, जिस किसी भी वर्ण में ऐसी दो रेखाएं मिल जाए, ऐसी दो आहा की जो दो बिंदुएं मिल जाएं, समझ जाओगे कैसा है, वो एक विसर्ग संधि है। बस इतना ऐसा याद रखो और आंसर आप कर ले जाओगे, ठीक है। और ये ध्यान से देख लो, यहां पे लिखा हुआ है कुछ, वो पढ़ लेना। देखो आशीर्वाद को आशी धनवाद, निधन बल निर्बल, दुधन बल दुर्बल, निधन
विकार, निर्विकार, नि धन धन, मतलब ये सारी चीजें एकदम से आपके सामने लिखी हुई हैं। इन्हें आप बढ़िया से बैठो और देख लो। मेरा काम है केवल आपको इस पीडीएफ को दिखाना, और आप इस पीडीएफ को रोक रोक के आप सारी की सारी पीडीएफ को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने क्या बना दिया कि हलंत लगा है, दो तरह की विसर्ग बिंदुएं लगी हैं, ऐसी बिंदुएं लगी हैं, समझ जाओ कि कैसी संधि है, वो एक विसर्ग संधि है। बाकी दुनियादारी की पंचायत आप इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, वाच आपके चैप्टर में नहीं है, मतलब जो वॉइस आपके चैप्टर में नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। वॉइस के बाद क्या, संज्ञा आपके चैप्टर में भी नहीं है। संज्ञा यदि है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है तो देख लो। संज्ञा के 5 मतलब संज्ञा अव्यय तक पद के भेद कितने होते हैं, पद के भेद 5, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय। संज्ञा क्या होता है आप सबको पता है, पर चैप्टर में हमारे नहीं है, इसलिए हम हॉस्पिटल असिस्टेंट का ही आज हम केवल कवर करने वाले हैं। तो केवल हॉस्पिटल असिस्टेंट का हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए संज्ञा को हम नहीं देखेंगे, ना तो हम सर्वनाम को देखेंगे, ना तो विशेषण को देखेंगे। हम जो आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हम केवल वो देखने वाले हैं। और सारी की सारी पीडीएफ ये देखो, यदि आपको कोई भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट लगती है आप रोक के आराम से पढ़ सकते हो। चलो अब हम आते हैं समास की ओर। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त करना। क्या, संक्षेप या संक्षिप्त करना। जैसे राजपुत्र और देशभक्ति, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। ट्रिक, अब तक दादा 6 शब्द और 6 समास के कितने भेद, 6 भेद। ट्रिक, अब तक दादा, आ से संबंधित अव्यय, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। अब इस पे मैं बता देता हूं सारी चीजें। द्वंद्व जिसमें दो शब्दों के बीच द्वंद्व हो, माता पिता भाई बहन, मतलब दोनों शब्द प्रधान हो, ये समझो। द्विगु में सबसे पहले द्विगु में समझो कि ये कैसा होगा, संख्यावाची होगा। तो अब अच्छा बहुब्रीहि में पढ़ता हूं, बहुब्रीहि में किसी तीसरे का बोध होगा। अव्ययी भाव में पहला वर्ड कैसा होगा, अव्यय होगा, यहीं से स्पष्ट। और तत्पुरुष समास, और यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने यहीं पर फिनिश कर दिया। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है। मैंने बताया माता और पिता में ऐसी एक बड़ी डंडी लगी होगी, भाई बहन होगा, ये जो भी होगा, आगे पीछे देश विद्रोह, धर्म सब में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे ये देखो आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, और या फिर या हो, माता पिता विपरीत होते हैं एक दूसरे के। दिन और रात, देखो दिन रात, माता पिता आगे पीछे, देश विदेश, धर्म सुख दुख, रुपया पैसा, क्या लिखा, घास फूस, नर नारी, क्या जो भी लिखा, जात पात सब, देवासुर 71, हरिहर 99, 76, 75, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। ये आप पढ़ लो कि यहाँ पे क्या कहलाता है, ये द्वंद्व समास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द्विगु समास आपके सामने लिखा, द्विगु समास आप पढ़ लो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे द्विगु शब्द। ये सारी चीजें छोड़ के आप ये याद रखो कि इसका जो पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा। बाकी ये दुनियादारी की पंचायत को साइड करके याद रखो कि ये इसका पद जो होगा कैसा होगा, संख्यावाची होगा। ये सारी चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हो। चौराहा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सब कुछ लिखा हुआ है। सप्तऋषि हो गया, त्रिफला हो गया, षटकोण हो गया, त्रिलोक हो गया, त्रिकोण हो गया, छमाही, तिमाही, अष्टासिद्ध, सब कुछ लिखा है, ये आप देख लेना। बहुब्रीहि समास में मैंने आपको क्या बोला, किसी तीसरे का बोध हो, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखो चक्रपाणी, जो चक्र को धारण करता है, कौन होते हैं, भगवान विष्णु। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास होता है। देखो चक्रपाणी, वीणावादी, वीणामणि कौन, माता सरस्वती। वाग्मती भी उन्हीं कहते हैं। पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, है ना, चतुरानन जिसके 4 मतलब पंचचतुरा जिसके 4 आनन अर्थात ब्रह्मा जी। शूलपाणी, प्रधान मणि, मतलब क्या लिखा, प्रधानमंत्री। गिरधर, अजात शत्रु दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, 12 सिंगा हो गया, निशाचर हो गया, लंबोदर हो गया, वीणा। ये सारी चीजें आप देख लेना, ये किस में आती हैं, ये आती हैं बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय में हम आते हैं, ये समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व उत्तर पद में विशेष और विशेषण। ये सारी चीजें हटा दो यार, याद रखो। विशेषण मतलब कर्मधारय समास के बारे में क्या है, नील उत्पलम, चरण कमल, मतलब व्यक्ति, इसको मैं कैसे रिलेट करूं, जिससे तुलना की जाए। बस याद रखो कि तुलना की जाती है वो कर्मधारय होता है। किसी न किसी से कर्मधारय समास में तुलना की जाएगी। जैसे नीलोत्पलम, नीला है उत्पल जिसका, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। चरण कमल के समान चरण है जिसके। मृग नयन, महाजन, महात्मा, सुपुत, मतलब सारी चीजें एकदम से कितनी प्यारी चीजें लिखी हैं बाबा, इसको सब लोग देख लेना। याद रखना कि जिसमें किसी से तुलना की जाए उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सिंपल सा कह देंगे क्या,
कर्मधारय समास, इतना सही है और इतना ही आपको समझ के चलना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में नहीं रखना, जो है बस उतना ही करते जाओ और आप एग्जाम पे कर पाओगे। अब व्ययी भाव के बारे में मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो पहला पद होगा वो कैसा होगा, अव्यय के दर्श, अव्यय, अव्यय मतलब समझते हो ना कि अब उपसर्ग कुछ ना कुछ एक उपसर्ग लिखा होगा जिससे मिलके कई शब्द बनाए जा सकते हैं, बस इतना सा याद रखो। पहला पद आ, अनु, प्रति, हर, ये सब अव्यय ही तो है यार बाबा, यही तो पढ़ना है। देखो उदाहरण देखो क्या लिखा, आजीवन, आजन्म, आमरण, अकंठ, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, उपकार, प्रतिदिन। अब देखो कौन सा इसमें पहला वर्ण अव्यय नहीं, मुझे करके तो बताओ। इनसे बहुत सारे वर्ण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना अव्ययी भाव समास। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास में। जिस समास का उत्तर पर प्रधान इन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक है कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें की को के बारे में हुआ ना। तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता है, याद रखो। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को जैसे वर्ण का, जिसका मतलब बीच में बोलने पे को जैसे वर्ण हो, तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो तत्पुरुष समास में, और फिर करण तत्पुरुष होता है जिसके बीच में से, कर्ता ने करण को से द्वारा, है ना, ये आपने पढ़ा है ना, के द्वारा अपादान संप्रदान, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये सारी संप्रदान लिखा है, के लिए होता है, से द्वारा का मतलब इनका उच्चारण करने पर, इनका हिंदी अर्थ निकालने में इन शब्दों का प्रयोग होगा। इसको आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। अपादान में, अपादान मतलब से अलग होना। अपादान आपको पता है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग होने की घटना के बारे में बात किया जाए। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त हुआ वो, देश निकाला हुआ उसको, ऐसे आप कर सकते। जलहीन, जल से हीन है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का की के रारी रे आदि होता है ना। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पित्र आज्ञा, पित्र की आज्ञा। मात्राज्ञा, मात्रा की आज्ञा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। ये सब आप देख लेना। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में, पे, पर, है ना, जैसे आप बीती, आप पे बीती, है ना। तो ये सारी चीजें आप कवर कर लेना बबुआ पार्टी, बहुत ईजी। अब हम आते हैं अलंकार पे। अलंकार पे हम आते हैं। अलंकार क्या होता है, मेनली आपको ध्यान रखना है कि अलंकार परिभाषा क्या होती है। अलंकार देखो, परिभाषा और भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आई है तो पढ़ लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों की शोभा बढ़ा देता है। अलंकार के भेद कौन से होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्दालंकार शब्द की जो गरिमा बढ़ाए, शब्द की शोभा बढ़ाए। अर्थालंकार अर्थ के द्वारा शोभा बढ़े, और उभय अलंकार अलग मैटर है, अभी पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होता है, जहां पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, याद रखो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुचाय, देखो ताता वर्ण बार बार है। दूसरा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए, देखो सा इधर मुदित महीपर मंदिर आए, देखो सेम, जिसमें क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, या फिर बार बार हो, क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, हम ज्यादा पूरे नहीं पढ़ेंगे। एक होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और क्या लिखा है फिर, श्रुत्यानुप्रास। हम पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है बबुआ, ये आप पढ़ लो। जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे रा, देखो रा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, देखो दोनों में रा वर्ण अंतिम में है। ये कौन सा अनुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। वहीं पे रघुपति राघव राजा राम, और इधर पे भी राम, पतित पावन सीताराम, याद रखना ये चीज। लाटानुप्रास में पढ़ता हूं, जहां पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो, वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो, बार बार हो, समानार्थी, लेकिन अर्थ अलग हो। देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना। ये आपको ध्यान से समझ लेना। अब हम आते हैं यमक अलंकार में। इसमें हम मेनली 2 ही पढ़ने वाले, अंत्या और लाटा, ठीक है। यमक अलंकार में हम आते हैं जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए पर प्रत्येक बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मीन्स बादल का, घमंड घटा, घटा मीन्स यहां पे क्या होता है, कम होना। एक बार थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सारी चीजें पढ़ना यार, मैं बड़ी स्पीड में चीजें पढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो फास्ट नहीं करना पड़ेगा। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, 3 बेर, बेर मीन्स फल, और बेर मतलब बार, है ना, कितनी बार खाती, 3 बेर खाती थी, 3, देखो
बेर का मतलब तीनों बार क्या है, तीन का मतलब तीनों बेर, तीन बेर का मतलब दोनों बार क्या है, अलग अलग है। ये चीज आप नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सजना है मुझे सजना, एक सजना मतलब तैयार होना, एक सजना मीन्स पति, है ना। तो ये चीजें पढ़ लेना। श्लेष अलंकार में जहां पर एक शब्द के कई अर्थों वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ये चीजें आपको पता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपने इसको बहुत पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं फिर अर्थालंकार के बारे में, हम पढ़ते हैं अर्थालंकार थोड़ा सा। जहां पे अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो वहां पे अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार, अब अर्थालंकार का भेद उपमा अलंकार होता है। उप मीन समीप और मा मीन तोलना, मतलब जिससे तुलना की जाए, जहां पे शब्दों की आपस में तुलना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होता है उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार होता है। जैसे वाचक शब्द क्या होते हैं, सा सी सम सरिस, मतलब ये वर्णों की पहचान है कि अगर ये है तो आप कर पाओगे। जैसे कर कमाल, मतलब कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, कर उपमेन है, कमल सा कोमल है, मतलब कमल से इसकी क्या की गई, तुलना की गई है, समझ लेना। ये होता है उपमा अलंकार। हम दूसरा करते हैं, पीपर पात सरिस मनडोला, अब मुख चंद्रमा सा सुंदर, नील कमल सा शांत हृदय हो रहा, मतलब इसमें समझो कि उपमा और उपमेन के बारे में वर्णन है, किसी की किसी से तुलना की जाती है, ये चीज आप इसमें लेके चलो, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम आते हैं, जहां उपमेन में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वर्णन वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत पूछा जाता है। इसमें याद रखो मनु मनहु मौन, जनु जानहु जौन, ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्ड यहां देखो यूज होगा। मानो मुख चंद्र है सोवत ओढ़े, पीत पट श्याम लेने गात, मानो नीलमणि शैल आपत परियो प्रभात। देखो सभी में मानो, ये जन जानो, देखो जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ जाना। अति संयुक्ति अलंकार, जहां पर किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया, वहां पे अति संयुक्ति कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, समझ रहे हो ना। अब उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एकदम क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आगे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पार। ये कौन सा अलंकार है, ये है अति संयुक्ति अलंकार। रूपक अलंकार की बात करूं, जहां उपमेन में उपमान का भेद रहित या निषेध वर्णन हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। निषेध नकारात्मक, समझ लो, चरण कमल बंदव रघुराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मुझे खिलौने में चंद्रमा ही चाहिए, है ना। बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट पे डूबो रही, तार क्या लिखा है, तारा तारा घट ऊषा नाजरी। ये सारी चीजें आप समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एक विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना ही कर्म को किया जाता है, वहां पे विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कर्म को किया जाए, बाबूजी कारण के बिना कर्म किया जाए, बिनु पग चले सुने बिन काना, ना तो पैर है ना तो कान है फिर भी सुन रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कर बिनु कर्म करे बिजराना। ये चीज आप समझ लेना, बहुत अच्छा लिखा है। एक मानकीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लेते हैं। जहां मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव अमूर्त पदार्थों में किया जाता है, वहां पे मानकीकरण अलंकार होता है। ये एग्जाम्पल लिखा है बाबू, आराम से समझ लेना। ये आपके पास एक बहुत फास्ट रिवीजन है, क्या है, फास्ट रिवीजन है। एग्जाम के पहले इस चीज को देख लेना, सारी की सारी चीजें आपके दिमाग पे छप जाएंगी, ठीक है। अब वाक्यों का वर्णन आता है। वाक्यों का वर्णन पढ़ते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पे किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पे कौन कौन से आधार पे किया जाता है।